हाय गाइस, आज के लेक्चर में हम जो पार्ट देखने वाले इकोनॉमिक्स, ये जो इकोनॉमिक्स है ये CSEET का इकोनॉमिक्स हम आज के लेक्चर में देखने वाले। तो CSEET मतलब कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो इसके लिए जो हम प्रिपरेशन करने वाले सबसे पहला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर हम आज देखने वाले थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जानते हुए सबसे पहले हमें जान लेना पड़ेगा कि डिमांड जो अपना पार्ट है डिमांड का, इसके बारे में हम जान लेते हैं, थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन इसके देख लेते हैं कि डिमांड मतलब क्या, हम किसे डिमांड कहेंगे। तो सबसे पहले हमें डिमांड समझने के लिए इसके लिए 5 चीजें जरूरी होती है। ये 5 चीजें कौन सी? सबसे पहले डिजायर होना जरूरी है, डिजायर के प्लस विलिंगनेस टू पे होना जरूरी है, विलिंगनेस टू पे। उसके बाद में जो पार्ट आता है एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे प्लस और 2 चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं हम। प्राइस होनी चाहिए, पर्टिकुलर प्राइस इसको होनी चाहिए एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब पर्टिकुलर पीरियड इसको होना चाहिए। ओके, पीरियड और टाइम, ये 2 पार्ट इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए। अगर आप इंस्टीट्यूट के बुक्स में देखोगे तो आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रिफरिंग टू अ कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। इसमें हमें ये चीजें ऐड कर देनी, ये प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है किसकी, जो हमारी डिमांड है। डिमांड अभी डिजायर, एक बेगर है मतलब भिखारी था, एक भिखारी की ख्वाहिश है कि मेरे पास BMW कार होनी चाहिए, उसकी ख्वाहिश है, वो परचेस कर सकता है क्या? नहीं। तो इसी वजह से हम डिमांड अलग है, डिजायर अलग है, दोनों में एक जैसे नहीं, डिजायर अलग, डिमांड अलग। अभी अपने को हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास भी BMW कार होनी चाहिए, अब भी हमें लगता है ऐसा, बाद में पोजीशन चेंज हो सकती है। ओके, ये क्या है? अपनी सिर्फ ख्वाहिश है, हम ख्वाहिश को डिमांड नहीं कह सकते। ओके, डिमांड किसे कहेंगे? जिसको बैक साइड है उसको बैकबोन किसका चाहिए? विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे, ये 2 चीजें होनी चाहिए। अभी जैसे कि आपने धमाल या कौन सी तो मूवी है, डिकरा मारो डिक्री करता है, उसकी कार होती है और उसकी कार उसका बेटा चुरा लेता है। जब उसका बेटा कार चुरा लेता है तो उसके पास तो सब कुछ है, अगर उस बंदे का हम एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, उसके पास सब कुछ है, लेकिन मतलब उसकी डिजायर है, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, उसके पास है पैसा, उसको अगर कुछ नया खरीदना है तो उसकी डिजायर है, वो विलिंगनेस टू पे नहीं है, एबिलिटी है, उसके पास पैसा है। जैसे कि आप 4-5 दोस्त मिलकर अगर कहां पे जाने का प्लान बनाते हो तो उसमें से एक दोस्त नहीं बोल देता है, क्यों? उसकी एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है, डिजायर नहीं है, डिजायर है, लेकिन विलिंगनेस नहीं है, पैसा खर्च करने की उसकी जो इच्छा होती है वो इच्छा उसके पास नहीं होती। इसी वजह से इसको बैक चाहिए, इसको बैक सपोर्ट चाहिए। किसका सपोर्ट चाहिए? विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। ये दोनों जब साथ में आते हैं, किसके साथ में? डिजायर के साथ में। जब विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे ये दोनों साथ में आते हैं तब हम उसे क्या कह सकते हैं? डिमांड। और स्टैंडर्ड जान लेने के लिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर पीरियड, ये दोनों चीजें हमें साथ में दिखने पड़ते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिमांड। इसे क्या कहते हैं? डिमांड। यहां तक तो समझ में आ गया। अभी अगला पार्ट देखते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ज्यादातर इंफॉर्मेशन इसमें देखनी नहीं है हमें, डिमांड देख लिया, डिमांड के बाद हमें क्या देखना है? लॉ ऑफ डिमांड। अभी मान लीजिए अब चाय पीते हो या कॉफी पीते हो, जो कुछ भी पीते हो, चाय जब पीते थे तब आपको चाय मिलती थी 5 रुपए में। ओके, एक कप टी की जो प्राइस थी तब कितनी थी? 5 रुपए थी। तब आप आपके दोस्तों को साथ में लेके जाके उनको भी पिलाते थे, मतलब जब 5 रुपए प्राइस थी, ओके, प्राइस 5 रुपए थी, तो डिमांड आप करते थे 10 टी की ऑर्डर, सपोज 10 दोस्तों को आप पिलाते थे। लेकिन जैसे चाय की प्राइस बढ़ेगी, अभी जैसे टी की प्राइस सपोज मान लीजिए बाद में इसकी प्राइस हो गई 20 रुपए पर कप, तो अब अकेले जाओगे या सब दोस्तों को साथ लेके जाओगे? अकेले जाओगे। उसमें से जो बहुत नजदीक है उस 1-2 और बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं, आपके दोस्तों को साथ लेके जा सकते हैं। मतलब 3 डिमांड ऑर्डर की आपने, टी की कप ऑर्डर की। ओके, मतलब यहां पे तुम्हारा बिहेवियर देख के आता है, आपका जो बिहेवियर है। सबसे पहले हमने देख लिया था कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या था? सोशल साइंस था। इट स्टडीज ह्यूमन एंड सोशल बिहेवियर।
ये क्या स्टडी करता है? ह्यूमन और सोशल बिहेवियर स्टडी करता है। और ये जो डिमांड और सप्लाई है, यहां पे हमें इंडिविजुअल का भी देखना है और मार्केट का भी देखना है। अगर अकेले के सब अकेलों को मिलाते हैं तो हमें मार्केट का मिल जाता है। जैसे कि नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो हर एक बंदे का इनकम कैलकुलेट करने के बाद उन सबकी एडिशन करने के बाद हमें क्या पता चलता है? नेशनल इनकम पता चलता है। तो उसी तरीके से पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। डिमांड अकेले की देखते हैं, सप्लाई अकेले की देखते हैं, फिर बाद में मार्केट की भी देखते हैं। जितना भी पार्ट उसमें दिया है वो सब पार्ट हम आज के लेक्चर में देखने वाले। ओके, तो आप देखिए यहां पे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही, आपने डिमांड क्या कर दी? घटा दी, मतलब कम कर दी। मतलब जैसी प्राइस राइज हो रही है उस तरीके से आपकी डिमांड फॉल पे जा रही है। अभी मान लीजिए बाद में 2 रुपए पे चाय आ गई, तो अब क्या करोगे? 10 की जगह 15 बच्चों को लेके जाओगे, नहीं तो 15 लोग इसको डिमांड करेंगे, बराबर। ओके, मतलब इसकी डिमांड अब क्या हो रही है? जैसी प्राइस घट रही है इसकी, वैसे डिमांड क्या हो रही है? उसकी बढ़ रही है। ये घटा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये घटा। मतलब जब प्राइस बढ़ी तब डिमांड घटी, जैसे प्राइस घटी वैसे डिमांड बढ़ी। ओके, ये बात है इसमें। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लेकिन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल होनी चाहिए। कोई भी शर्त यहां पे नहीं लगानी चाहिए। अगर आपने यहां पे कोई शर्त लगाई थी, प्राइस भले ही राइज हो गई, यहां पे आपने कोई तो शर्त लगाई थी दोस्त के साथ, अगर ऐसा नहीं किया तो तुझे चाय पिलानी पड़ेगी, नहीं तो मैं चाय पिलाऊंगा। वहां पे बच्चे थे 15, तो अगर उसने वो चीज नहीं की तो उसको कितनी टी की ऑर्डर देनी पड़ेगी? 15। मतलब अदर पार्ट जो है, अभी आपकी जब 5 रुपए थी प्राइस, जब टी की 5 रुपए थी तब आपकी इनकम 500 रुपए रोजाना थी। लेकिन जब प्राइस 20 रुपए थी तब आपकी रोज की इनकम 2000 रुपए रोजाना है। मतलब हर रोज के आप 2000 रुपए कमाते हो, तो आप इसके ऊपर खर्च कर सकते हो। तो आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो? 10 बच्चों को साथ में लेके जाके तभी भी उतनी ही डिमांड रख सकते हो। इसी वजह से क्या बोला है, जब हम लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करते हैं सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अदर थिंग्स, मतलब बाकी की चीजें जो है, किसको छोड़ के? प्राइस को छोड़ के जो भी बाकी की चीजें हैं वो सब चीजें जैसे कि वैसी होनी चाहिए, वो चेंज होनी नहीं चाहिए, वराई नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी। सिर्फ वेरी कौन होगा? प्राइस। चेंज कौन होगा? सिर्फ प्राइस चेंज होगा। बाकी की चीजें मतलब क्या? पॉपुलेशन बढ़नी नहीं चाहिए, इनकम जो है तुम्हारा वो चेंज होना नहीं चाहिए, इनकम जितना था उतना ही होना चाहिए। ये जो अदर थिंग्स में होते हैं वो भी पार्ट हम देखने वाले एक एक करके। ये जो अदर थिंग्स का पार्ट है वो अदर थिंग्स का पार्ट भी कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, उसे चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ये समझ में आई? प्राइस बढ़ी तो डिमांड घटी, प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ी। मतलब यहां पे इंग्लिश में समझ में लेते हैं हम, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। मतलब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है वैसे डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज हो गई तो डिमांड इंक्रीज होती है। लेकिन इसको भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ओके, तो चलिए क्या बोला गया था यहां पे? सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड देखते वक्त सबसे पहले इन्होंने बोला है अदर थिंग्स, मतलब बाकी की चीजें, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट और इक्वल कह सकते हैं हम, ये चेंज होनी नहीं चाहिए, तो ही आगे की डेफिनेशन अप्लाइड होगी। समझ में आई ना बात आपके? अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपकी डिमांड चेंज होगी, नहीं तो क्या होगी कि उसकी टेस्ट इतनी अच्छी कर दी उसने, 20 रुपए में कर दी, टेस्ट इतनी अच्छी कर दी तो डिमांड भी बढ़ेगी ना। आप सिर्फ आपके अकेले की सोचो, मैंने अब एग्जांपल पे बोला था यहाँ पे, ओके, कि 10 डिमांड कर दी, 10 अलग अलग कस्टमर भी डिमांड कर सकते हैं उसको। ओके, तो इसी तरीके से हमें देखना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज। If price of commodity falls, if क्या चेंज हुआ है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, हम जिस कमोडिटी की डिमांड देख रहे हैं सिर्फ उसी कमोडिटी की प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, द डिमांड फॉर इट विल राइज। द डिमांड फॉर इट मतलब उसी कमोडिटी की, जिस कमोडिटी की प्राइस फॉल हुई है उसी कमोडिटी की द डिमांड फॉर इट विल राइज। तो उसी कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। ये हो गया 50% पार्ट अपने स्टेटमेंट का।
लॉ ऑफ डिमांड को डेफिनेशन नहीं होती, स्टेटमेंट होता है। क्या होता है इसको? लॉ को स्टेटमेंट होता है, डेफिनेशन नहीं होती है। डिमांड को डेफिनेशन होती है, लॉ ऑफ डिमांड को क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। ओके, तो इस स्टेटमेंट में क्या गया? 50% पार्ट हो गया। स्टेटमेंट क्या बोलता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द डिमांड फॉर इट विल राइज। अभी डिमांड, प्राइस फॉल्स हो गई है तो डिमांड क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। अभी प्राइस अगर राइज होती है एंड इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस then its quantity demanded will decline. Okay, if price of commodity rises, demand for its its quantity demanded, will false. ओके, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आता तो आप आपके आसान लैंग्वेज में भी समझ कर ले सकते हैं। ये प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस देन डिमांड फॉर इट विल increases. If price decreases then demand increases and if price increases then demand decreases. इस तरीके से भी आप समझ के ले सकते हो। ओके, तो इसमें आगे दिया है इन अदर वर्ड्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर एट लोअर प्राइस देन एट हायर प्राइस। ओके, मतलब क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करते हैं लोग कब? जब कम कीमत उसकी घटती है, और कम करते हैं क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी देख रहे हैं हम, जैसे कि अभी एक एग्जांपल लिया था हमने, 5 रुपए में हम 10 चीजें लेते थे और वही 20 रुपए में हम 3 चीजें ले रहे हैं, बराबर। ये क्या देख रहे हैं हम? ये क्वांटिटी है। ये क्या है? क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? अगर आप इसका इनकम देखोगे, मतलब टी वालों के अगर हिसाब से देखोगे, जो टी सेलर है उसके हिसाब से देखोगे तो उसका इनकम हो जाएगा। अपने हिसाब से देखोगे तो अपना एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप कंपेयर कर रहे हैं, सर पहले हम 50 रुपए एक्सपेंड करते थे, नहीं तो टी वाले को 50 रुपए मिलते थे, लेकिन अभी 60 रुपए, इसकी तो प्राइस बढ़ी, उसकी तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ी। नहीं, हमें ये पार्ट नहीं दिखना, इनकम या एक्सपेंडिचर, ये टोटल अमाउंट हमें नहीं देखनी है। हमें क्या देखना है? सिर्फ क्वांटिटी देखनी है। हमें क्या देखना है? सिर्फ क्वांटिटी। प्राइस का कंपैरिजन किसके साथ करना है? क्वांटिटी के साथ करना है। किसके साथ करना है? क्वांटिटी के साथ करना है। यहां पे क्या बोला गया है? देखिए, या फिर से अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द डिमांड फॉर इट विल राइज। इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, क्या है यहां पे? इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल्स। ओके, वही अदर थिंग्स में उन्होंने वही बोला है, इन अदर वर्ड्स। ओके, अलग लैंग्वेज में उन्होंने बोला है। द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये फंक्शनल रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। जैसे कि अभी यहां पे हमने लिया था प्राइस, यहां पे क्या ली थी? क्वांटिटी। 10th में आपने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। देखो, जब भी आपको क्वेश्चंस आते थे, सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो इसमें क्या करते थे आप? कौन सी भी एक प्राइस, अगर इसके जो भी हम करते हैं, मतलब जब भी हमें इसे सॉल्व करना होता था, जैसे कि इसको क्या बोलते थे हम? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन थे। ग्राफ पेपर पे सॉल्व करते थे हम, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थे, ग्राफ लाइन्स हम ड्रॉ करते थे। ग्राफ लाइन ड्रॉ करने के बाद जहां पे इंटरसेक्ट होते थे वहां उसकी एक्स की और वाई की प्राइस मिल जाती थी। तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे। उसी तरीके का फॉर्मूला है। ओके, तो इस एक्स को हम क्या करते थे? एक्स को इसी जगह पे रख दिया। 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, मतलब इसको हम ऐसे भी ले सकते, 3y माइनस 6, ओके, माइनस 2x। तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 6 अपॉन माइनस 2, इस तरीके का इक्वेशन लेते थे। और जो भी x की प्राइस हो, नहीं तो y की प्राइस हो, वो अपने मन से आप डाल देते थे वहां पे। ओके, तो यही पार्ट वहां पे भी दिया था, मतलब यहाँ पे x की प्राइस अगर आपके पास है
नहीं तो y की प्राइस, कोई भी एक प्राइस आप 1 2 3 इसके बीच में की वैल्यू ज्यादातर डाल देते, कभी कभी 0 भी डाल देते थे आप इक्वेशन इजी करने के लिए। तो उसी तरीके का पार्ट है, मतलब हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक की प्राइस चाहिए। अगर एक का पता चल गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में, x और y के बीच में क्या है, रिलेशन है। यहां पे इनके दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन। इसको ही हम कहते हैं फंक्शनल रिलेशन। इसको ही हम क्या कहते हैं, फंक्शनल रिलेशन। तो इस तरीके से भी यहां पे भी पता चल जाता है जब प्राइस चेंज होती है। तो देखिए फंक्शनल रिलेशन किन किन दोनों के बीच में है। यहां पे क्या बोला गया है कि जैसे ही प्राइस चेंज होगी उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, क्वांटिटी के ऊपर होगा। ओके, अगर हमें रिलेशन पता चल गया तो प्राइस पता चल गई बाद में, तो हम उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं कितना इफेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अभी ये जो है डिमांड का देख रहे हैं हम। ओके, सपोज यहां पे एक्स कमोडिटी लेते हैं। कौन सी कमोडिटी लेते हैं, एक्स कमोडिटी लेते हैं। एक्स कमोडिटी के लिए डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू, एक्स कमोडिटी की डिमांड क्या होगी अगर प्राइस ये होगी, प्राइस तो चेंज है, प्राइस कैसे वेरिएबल है। ओके, तो प्राइस ऑफ एक्स क्या है, ये दोनों के बीच में प्राइस ऑफ एक्स। इसके ऊपर हमें फंक्शन करना है एफ ऑफ पी एक्स। इसके ऊपर हमें क्या करना है, फंक्शन करना है। मतलब जो सॉल्व करने का था ना हमारे, x के बाद में यहां पे था 3y माइनस 6 डिवाइडेड बाय -2। ये जो था ये फंक्शन था, ये क्या था, फंक्शन था। तो उसी तरीके से ये भी फंक्शन है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें उसका पूरा पता चल जाएगा जो भी कैलकुलेशन आने के बाद है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल रिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल रिलेशन। ये इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल का पार्ट भी यूज होता है और मैथमेटिक्स में इकोनॉमिक्स के सम भी आते हैं वहां पे। अगर आपका 11th 12th में मैथ्स होगा तो आपको पता होगा। द लॉ ऑफ डिमांड में भी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, और वहां पे एग्जाम्पल दिया है। देखो आप एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके डिमांड के लिए। ओके, तो ये डिमांड का एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। ओके, यहां तक का पार्ट दिखाई देता है, यहां तक का पार्ट उसमें दिखाई देता है ना। ओके चलो, ओके तो यहां पे हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ओके, यहां पे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अभी यहां पे दिया है, सीएस के बुक्स में दिया है इंस्टीट्यूट ने, प्राइस पर कैन इन रुपीज। ओके, प्राइस यहां पे पर कैन दिया है। कैन मालूम है ना आपको, जो भी परचेस करते हो कैन, छोटे पीने के वगैरह, ओके ड्रिंक्स वगैरह रहते हैं तो उसमें से कैन। ओके, तो और इसकी एक बाजू में दी है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी दी है, टोटल देखना नहीं हमें यहाँ पे। ओके, तो 80 से लेके 0 तक इन्होंने लाया है। पहले 80 रुपीज थी, उसके बाद में 70 रुपीज, 60 रुपीज, 50 रुपीज, 40, 30, 20 एंड 10। ओके, उसके बाद में 0 प्राइस। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी चीज की 0 प्राइस है, मतलब फोकट में चीज दे रहे हैं ना। ओके, तो इस तरीके से हो नहीं सकता। जब 80 रुपए प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांड इनकी 0 थी। जैसे इनकी प्राइस 70 पे गई तो 200 क्वांटिटीज गई इनकी। जैसे प्राइस 60 पे गई तो 400 क्वांटिटीज, 50 पे 600 क्वांटिटीज, 40 पे 800 क्वांटिटीज, 30 पे 1000 क्वांटिटीज, 20 पे 1200 क्वांटिटीज, 100 पे 1400 क्वांटिटीज और 0 पे 1600 क्वांटिटीज। ओके, तो इस तरीके से हम समझ लेते हैं। अब यहां पे देख लोगे कि जैसे आप लेफ्ट साइड से देखिए इसको। ओके, तो जैसे यहां से हम अगर देखते हैं तो प्राइस क्या होती जा रही है, फॉल्स होती जा रही है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहां पे प्राइस क्या होती जा रही है, फॉल्स होती जा रही है। ओके, तो फॉल्स रहो देना तेवढं। ओके, तो यहां पे अपनी प्राइस क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। यहां से अगर हम देखेंगे तो पहले एक देख लेते हैं। ओके, इसका तो यहां से अगर हम देखते हैं इस तरीके से, अगर हमारी इस तरीके से देखने का नजरिया होता है तो यहां पे 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50, ऐसे करते करते 0 तक गए तो प्राइस क्या होती जा रही है, फॉल्स होती जा रही है। उसी तरीके से ऊपर से नीचे हमें इसको भी देखना है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है।
ये क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉल्स हो रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर देख लेते हैं 0 से 200 बड़ा क्या घटा, बड़ा। 200 से 400 बड़ा क्या घटा, बड़ा। 400 से 600 बड़ा। 800 बड़ा। 1000 बड़ा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइजेस हो रहा है। क्या हो रहा है, राइजेस हो रहा है। मतलब जैसे ही प्राइस घटती जा रही है वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है। ओके, अगर हम नजरिया बदल देते तो ये हो गया पहला पार्ट, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। अगर हम दूसरी तरीके से देख लेते, देखिए सीएस का लेक्चर है, आपको लगेगा 12 जैसा ही है, उसका बेस पार्ट है। तो जैसे ही हम अपना नजरिया बदल देते हैं तो अभी क्या करते हैं, प्राइस को और क्वांटिटी डिमांड को ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से। ओके, तो अभी यहां पे देख लीजिए 0 से 10 पे गए, घड़ा या बटा, ओके बड़ा। 10 से 20 गए, बड़ा। ओके, 20 से 30 बढ़ गया, 30 से 40 बढ़ रहा है। मतलब जैसे आप देखोगे नीचे से ऊपर तक प्राइस के ऊपर, तो ये प्राइस बढ़ती ही जा रही है। क्या होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। जैसे आप इसको देखेंगे क्वांटिटी डिमांड को 1600 से 1400 तक, 1200, 1000, 800, 600, 400, 200, मतलब ये अगर राइज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ओके, तो दो पार्ट यही, व्हेन प्राइस डिक्लाइंस देन डिमांड राइजेस, एंड व्हेन प्राइस राइजेस देन डिमांड डिक्लाइंस। ओके, समझ में आई यहां तक बात, और यही एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने। अगर इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं, मतलब इसको हम ग्राफ में अगर देखते हैं तो किस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा अपने को, तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहां पे प्राइसेस अगर प्लॉट कर देते हैं तो यहां पे लिख देते प्राइस, यहां पे 0 है, यहां पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, माफ कीजिए कर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ओके, 60, 70, 80 तक लेते हैं। और यहाँ पे जो डिमांड के है वाई एक्सिस पे हमने डिमांड ली थी। देखिए जो भी है प्राइस हम यहाँ पे लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, गलती हो गई सॉरी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और यहाँ पे 80, यहाँ पे 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 और 1600। ये इसका है, यहाँ पे इसका है, यहाँ पे इसका है। ओके, क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्या आ गई, प्राइस। वाई एक्सिस पे आ गई अपनी प्राइस, एक्स एक्सिस पे अपनी क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई। ओके, तो इसको हम अगर देख लेते हैं तो पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं यहाँ पे। ओके, आपको मालूम है पॉइंट्स किस तरीके से प्लॉट करते हैं। तो देखिए जब 0 था तब क्वांटिटी कितनी थी, 1600। ओके, तो ये 0 देख लिया हमने, अभी यहाँ पे क्या लेना है, 1600। ओके, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया हमने। ओके, पहले ही सही था क्या, नहीं बराबर है यही। ओके, 1600। उसके बाद में 10 रुपए के ऊपर जाते हैं, 10 के ऊपर गए। ओके, वाई एक्सिस का हमें क्या देखना है, 10, ऐसे ही देखते जाने। और एक्स एक्सिस का मतलब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से देखते जाते हैं तो इस तरीके से पॉइंट उसके ऊपर भी प्लॉट होते हैं। ओके, और वाई एक्सिस के ऊपर की कितने अमाउंट लेनी है, 1000, एक्स एक्सिस के ऊपर की 1400। यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी, 1400। तो ये इस तरीके से देखते जाएंगे, मतलब इसका पॉइंट कहाँ पे मिला हमें, यहाँ पे मिला। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे उसी तरीके से हमें पॉइंट प्लॉट करना है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इसका। तो हमें पॉइंट मिला था यहाँ पे। ओके, उसके बाद में 20 को 1200, यहाँ पे 30 को कितना था, 1000, 40 को 800। मतलब आप जैसे ही देखते जाओगे इस तरीके से इनकी प्राइसेस ये पॉइंट पे प्लॉट होती जाएगी। ओके,
तो ये आ गई उनकी मतलब पूरे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हमने। अगर इस पॉइंट्स को हम एक साथ जोड़ते हैं तो ये मिल गया हमें डिमांड कर्व। इसको इंटरसेक्ट नहीं होता, एक एग्जांपल के तौर पे दिया था उन्होंने कि 0 पे 16, जीरो प्राइस किसी भी कोर्स की नहीं होती। ओके, तो यहां पे अगर हम देख लेते हैं तो ये देखिए कर्व मिल गया। ये किसका कर्व है? डिमांड का कर्व है। किसका कर्व है? डिमांड का। मैं अगर इस तरीके से, हमें इस तरीके से देखना है डिमांड के कर्व के। ओके, स्टार्ट कहां से हो रहा है? लेफ्ट से। एंड कहां से हो रहा है? राइट तक। स्टार्ट कहां पे हो गया? राइट से, और एंड कहां पे हो गया? राइट तक। ओके, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब इसका डाउनवर्ड है या अपवर्ड स्लोप है? कौन सा स्लोप है इसका? डाउनवर्ड। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, समझ में आई यहां तक बात? ओके, तो इनके रीजंस होते हैं, बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं, जो भी मैंने बोला था, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। एक तो लॉ ऑफ डिमांड है, उसके बाद में हमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी इसका एक रीजन हो जाता है, इसी वजह से ये कर्व ऐसे आ जाता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको? समझ में आया आपको यहां तक? ओके, तो ये पूरे पॉइंट्स नोट कर लीजिए आपके बुक्स में। इसके बाद में हम देखने वाले हैं एजम्पशंस।